हेलो बच्चों, तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये जो हमारी क्लास होने जा रही है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए और क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि क्लास 9th का हिस्ट्री का जो चैप्टर फर्स्ट है वो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड जो क्लास 10th है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, उसमें जो टॉपिक है उसका जो बेसिक है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही कवर किया जा सकता है। अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन को नहीं पढ़ोगे तो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर भी आपको समझ नहीं आने वाला। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को अगर हम स्टार्ट करें तो स्टार्ट में ही हमारे पास नेम आ जाता है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब इस टाइटल में हमें एक चीज़ की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही होगी कि रिवोल्यूशन जो वर्ड है इसका मतलब क्या है। ये जो रेवोल्यूशन वर्ड आया है इसका मतलब क्या है, हम इसे डिटेल से समझ लेते हैं। अगर मैं बात करूं कि बहुत से लोग कहीं जाकर, ठीक है, बहुत से लोग कहीं जाकर इकट्ठे हो जाते हैं और वो वहाँ जाकर एक बड़े पॉलिटिकल चेंज को करने की डिमांड करते हैं और वो पॉलिटिकल चेंज कुछ ही टाइम में हो जाता है, इसी चीज़ को बोलते हैं रेवोल्यूशन। अब पॉलिटिकल चेंज वर्ड आपको नया लग रहा होगा कि इसका क्या मतलब है। तो पॉलिटिकल चेंज का मतलब होता है बच्चों, अगर हमें कोई गवर्नमेंट की जो हमारी सरकार है उसकी कोई पॉलिसी पसंद नहीं आई, हमें उसे चेंज करवाना है, या फिर हमारा जो सिस्टम है, जो सिस्टम वर्क करता है, ठीक है, पूरा ये सिस्टम ही है ना, सरकार कैसे चलती है, एक सेंटर में गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, इनका एक सिस्टम चलता है, हमें उस सिस्टम में चेंज चाहिए और हम कहीं जाकर इकट्ठे होते हैं कि हमें इस सिस्टम को बदलना है, वो भी कम टाइम में वो सिस्टम बदला जाए। तो इसी चीज़ को क्या बोल देते हैं, रेवोल्यूशन बोल देते हैं। अब कई बच्चों के ऊपर से चली गई होगी ये बात, मैं एक बार और इसको डिटेल में बता देती हूँ कि रिवोल्यूशन क्या है। अगर हम इसको लिख दें, ठीक है, कि कुछ लोग, मान लेते हैं 10,000 लोग एक भीड़ कहीं जाकर खड़ी हो जाए, मान लेते हैं अगर पीलीबंगा, हमारे पीलीबंगा में ही है हम सब लोग, ठीक है, पीलीबंगा में मानते हैं गांधी स्टेडियम, ठीक है, हमारा स्टेडियम है और इस स्टेडियम में 10,000 लोग जाकर इकट्ठे होते हैं और ये 10,000 लोग मांग करते हैं, डिमांड करते हैं कि यहाँ का जो सिस्टम है वो ढंग से वर्क नहीं कर रहा, इसको बदलो, ठीक है। तो सरकार उस सिस्टम को बदल भी देती है एक आधे महीने में। तो इस टाइम को, इस सिस्टम को क्या बोलेंगे, इस वर्ड को हम बोलेंगे रिवोल्यूशन। पीलीबंगा में क्या हो गई, रिवोल्यूशन हो गई, 10,000 लोगों ने मिलकर इस रेवोल्यूशन को अंजाम दे दिया। ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, किसी को गांधी स्टेडियम में इकट्ठा नहीं होना, जाकर कोई रिवोल्यूशन नहीं कर रहे हम, सिर्फ एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो अब हम डिटेल से बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। रेवोल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर 3 चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दी। वो क्या बातें थी कि पीपल आर गैदरिंग टुगेदर, यानी कि लोग कहीं जाकर इकट्ठे हो जाते हैं तभी कोई रिवोल्यूशन होगी, ठीक है। तो ये पहली चीज थी जो इम्पोर्टेंट थी। दूसरी चीज, अब ये लोग इकट्ठे क्यों हुए हैं, पॉलिटिकल चेंज करवाने के लिए, सिस्टम में बदलाव लाने के लिए, ठीक है, ये दूसरी बात थी जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। अब तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो आती है कि एक बहुत ही कम, अ शॉर्ट पीरियड ऑफ स्पैन, अ शॉर्ट पीरियड ऑफ स्पैन, यानी कि कम टाइम लगने को बोलते हैं अ शॉर्ट पीरियड ऑफ स्पैन, यानी कि टाइम बहुत ही ज़्यादा कम लगे। तो ये जो 3 बातें हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसके लिए, रिवोल्यूशन के लिए। रिवोल्यूशन की यहाँ से आपकी डिफाइन भी क्रिएट हो गई है कि पीपल आर गैदर टुगेदर टू पॉलिटिकल चेंज या फिर फॉर द पॉलिटिकल चेंज, और वो पॉलिटिकल चेंज एक शॉर्ट पीरियड में हो जाए। तो रिवोल्यूशन आपको समझ आ गया है। अब हमारी जो स्टोरी है, हमारा जो चैप्टर है वो अब जो है स्टार्ट होगा। तो अब वो कैसे स्टार्ट होगा बच्चों, कि यहाँ पर 3 चीज़ों की हम फिर से बात करेंगे। अब वो 3 चीज़ें कौन सी हैं। पहली तो है एक सोसाइटी, कि वहाँ पर यानी कि फ्रांस में जो सोसाइटी है, सोसाइटी में लोग कैसे रहते हैं, ठीक है, सोसाइटी में लोग जो हैं वो कैसे रहते हैं और वो लोग कैसे थे, ठीक है, वो लोग कैसे थे, यानी कि उनका सिस्टम क्या था, वो अपनी इकोनॉमी कैसे अर्न करते थे, रहते कैसे थे वो लोग,
वो चीज़ें आ जाएंगी। और तीसरी बात आती है कि उस साम्राज्य, उस एम्पायर को संभालने के लिए एक राजा, एक किंग। तो इन तीनों की बात आती है। क्या बात है कि फ्रांस में लोग कैसे थे, ठीक है, वो किस टाइप से रहते थे और उन लोगों को गवर्न कौन करता था, उन लोगों पर राज कौन करता था। तो एक राजा ही राज करेगा लोगों पर, यानी कि किंग। ठीक है, तो ये आपको बात समझ आ गई होगी। तो अब फ्रांस में उस टाइम पे कौन किंग थे? अगर किसी ने चैप्टर पढ़ा तो उनको पता लग गया होगा कौन थे। लुईस 16। कौन राजा था उस टाइम पे? लुईस 16 फ्रांस के किंग थे। और ये किस टाइम की बात हो रही है? ये हो रही है 1774 की बात। क्या है कि लुईस 16 1774 में क्या बन गए थे? राजा बन गए थे, यानी कि किंग बन गए थे लुईस 16। अभी जो लुईस 16 है, इनका बहुत ही छोटी उम्र में मान सकते हैं, बहुत ही कम एज में इनकी शादी हो गई थी। उस टाइम पे ये 20 ईयर्स के थे जब इनकी शादी हो गई थी लुईस 16 की। अब लुईस 16 की शादी किनसे हुई थी? तो एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी। कौन थी? ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी, जिनसे लुईस 16 की शादी जो है हो गई थी। अब क्या था, जब लुईस 16 अपने थ्रोन पे बैठे, थ्रोन क्या होता है बच्चों? थ्रोन होती है राजगद्दी। तो जब लुईस 16 अपनी राजगद्दी पर बैठे तो एक बहुत ही बड़ी इनके सामने प्रॉब्लम जो है आ गई थी। क्या है? लुईस 16 जब अपने गद्दी पर बैठे, थ्रोन पर बैठे, अपना राज्य संभाला, तो इनके सामने एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। वो प्रॉब्लम क्या थी कि जो राजा का ट्रेजर है, ट्रेजर यानी कि खजाना, वो पूरी तरह खाली था, एम्प्टी था। यानी कि राजा का जो पूरा खजाना था वो पूरी तरह खाली था। अब एक राजा को अपना साम्राज्य चलाने के लिए पैसों की तो ज़रूरत पड़ेगी, और वो पैसा उन्हें कहाँ से मिलेगा? इस ट्रेजर से मिलेगा, खजाने से मिलेगा। और लुईस 16 की बदकिस्मती ये थी कि उनका जो खजाना था वो पूरी तरह खाली था। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका यहाँ पर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि लुईस 16 का जो ट्रेजर है वो एम्प्टी क्यों था? उसके क्या कारण थे जो लुईस 16 को इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ गया था? उनका जो ट्रेजर था वो खाली हो गया था। तो अब हम बात करेंगे कि जो लुईस 16 है वो क्या कारण थे जो लुईस 16 का खजाना बिल्कुल पूरी तरह खाली था। तो स्टार्ट करते हैं रीजंस एम्प्टी ट्रेजर के। अब क्या था बच्चों कि मैंने आपको बताया कि एम्प्टी ट्रेजर के, एक खाली खजाने के क्या कारण थे। तो पहला कारण आपको स्क्रीन पे शो हो गया होगा। तो पहला कारण था वॉर। क्या कारण था? वॉर। तो ये वॉर यानी कि युद्ध, ठीक है, लड़ाई। अब क्या है, जो फ्रांस था ना, जिसकी बात हम किसकी बात कर रहे हैं, इतना हार्ड चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं तो अभी तक आप भूल गए होंगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं। तो हम फ्रांस की बात कर रहे थे कि ये जो फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस जो है बहुत सी लड़ाइयों में, बहुत सी वॉर्स में ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुका था। लुईस 16 के राजा बनने से पहले ही फ्रांस अलग अलग युद्ध में पार्टिसिपेट कर चुका था, अपना भागीदार बन चुका था, भाग ले चुका था। अब जब फ्रांस इतने सारे रिवॉल्ट्स में, वॉर में जब पार्टिसिपेट करेगा तो युद्ध के लिए सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है? वेपन्स चाहिए होते हैं, ठीक है, हथियार चाहिए होते हैं हमें युद्ध करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए, किसी दूसरी कंट्री के खिलाफ, किसी दूसरे पर्सन के खिलाफ, एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स के खिलाफ, ठीक है। तो वॉर में जो है कोई भी कंट्री अगर किसी वॉर में पार्टिसिपेट करती है ना, तो सबसे ज़्यादा क्या होता है? पैसा खर्च होता है, सबसे ज़्यादा जो है मनी जो है वेस्ट भी होती है और लग भी जाती है। अब मान लेते हैं अगर हमारी कोई कंट्री है, ठीक है, उस पर क्या है, एकदम से कोई दूसरी कंट्री वॉर कर देती है, तो हमारी कंट्री के वेपन्स जो है, इक्विपमेंट्स है, वो यूज़ होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मनी भी लगेगी उन वेपन्स को खरीदने के लिए, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा खर्चा अगर किसी कंट्री का होता है तो वॉर की कंडीशन में सबसे ज़्यादा खर्चा हो जाता है। और फ्रांस भी इसी परिस्थितियों से गुजर रहा था कि उनका जो फ्रांस था वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करता था वॉर्स में, इसी कारण जो फ्रांस का ट्रेजर था वो एम्प्टी हो गया था। तो बच्चों ये था हमारा फर्स्ट रीज़न कि फ्रांस का एम्प्टी ट्रेजर क्यों था, ठीक है। अभी और भी ज़्यादा रीजंस आएंगे कि फ्रांस का एम्प्टी ट्रेजर क्यों था, ठीक है, वो रीजंस की बात हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियोस में। जो सेकंड रीज़न है वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कल। तो आपको रोज़ जो है क्लास अपनी रेगुलर अटेंड करनी है, ताकि आपको जो भी ये टिपिकल पॉइंट है, टिपिकल टॉपिक्स है, आपको अच्छे से क्लियर
हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।